नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज के वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और जो टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो क्वेश्चन भी पूरे स्पष्टीकरण के साथ मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है जो ये क्वेश्चन का लेवल रहे वो यूपीएससी ईपीएफओ जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके सिमिलर ही हो, ठीक है, उनके बराबर ही हो। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप इस टेस्ट सीरीज को पूरा देखिएगा। जितने भी मैंने इसके वीडियोस बनाए हैं आप उनको पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट 3 वीडियो। चलिए दोस्तों, प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है हमारा, निम्नलिखित में से किन गैर भारतीयों ने अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। ऑप्शंस हैं आपके पास, डफरिन, हेनरी ओलकोट, एनी बेसेंट, जॉर्ज यूल। तो आपको बताना है नीचे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मतलब इनमें से कौन चलिए दोस्तों, प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है आपका, निम्नलिखित में से किन गैर भारतीयों ने अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। मतलब यहाँ पर जो गैर भारतीयों के नाम दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि किन गैर भारतीयों ने अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। क्या डफरिन ने, हेनरी ओलकोट ने, एनी बेसेंट ने या फिर जॉर्ज यूल ने। नीचे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है आपके पास 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। आपके पास 10 सेकेंड है, आप इसका जवाब सोच सकते हैं। तो जो इसका जवाब है वो है 3 और 4, मतलब सी ऑप्शन इसका जवाब है। एनी बेसेंट और जॉर्ज यूल। चलिए इसका स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशनों के जो गैर भारतीय अध्यक्ष थे उनके नाम है जॉर्ज यूल। कहाँ पर? इलाहाबाद। ठीक है, जॉर्ज यूल कहाँ पर? इलाहाबाद, 1888 में। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल ऐसे गैर भारतीय हैं जिन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशनों की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट ने कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में 1917 मतलब 1917 में क्या की थी? अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी इसके साथ ऐसे गैर भारतीय जो थे वो थे, तो मैं उनके नाम भी बता देती हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या थे। देखिए, एक थे अल्फ्रेड वेब। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेब। इन्होंने कहाँ पर की थी? मद्रास में। और कब की थी? 1894 में। ठीक है, एक थे हेनरी कॉटन। कौन थे? हेनरी कॉटन। इन्होंने कहाँ पर की थी? बम्बई में। कब? 1904 में। देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं हेनरी ओलकोट लिखा है। तो यूपीएससी क्या करती है? कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस को ऐसे ही घुमा देती है। अगर यहाँ पे हेनरी कॉटन दिया होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, परंतु यहाँ पे हेनरी ओलकोट दिया हुआ है तो हेनरी ओलकोट नहीं थे। क्या नाम था? हेनरी कॉटन नाम था, जिन्होंने 1904 में बम्बई अधिवेशन में क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और चलिए नाम देखते हैं और कौन कौन से। एक थे विलियम वेडरबर्न। कौन? विलियम वेडरबर्न। इन्होंने कहाँ पर की थी? बम्बई और इलाहाबाद में। इन्होंने बम्बई और इलाहाबाद में की थी।
बम्बई में इन्होंने जो की थी वो की थी, कब की थी? 1889 में। और इलाहाबाद में, इनका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इलाहाबाद में इन्होंने की थी कब? 1910 में। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो विलियम वेडरबर्न जो थे उन्होंने बम्बई में भी की थी, कब? 1889 में अध्यक्षता की थी, और इलाहाबाद में भी 1910 में अध्यक्षता की थी। तो ये था हमारा प्रश्न 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है आपके? पहला कथन है, आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया था। दूसरा कथन है आपका, अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये दो कथन आपके पास हैं, आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या होगा। अगर हम बात करें आपके पहले कथन की, ठीक है, पहले कथन की बात करें आगा खान के बारे में, तो जो आगा खान थे उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया था वो किया गया था किसने? आगा खान ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मुस्लिम लीग का जो गठन किया था वो आगा खान द्वारा कहाँ पे किया था? ढाका में किया गया था। इसका मतलब ये हुआ जो पहला कथन है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो ढाका के नवाब थे, कौन? ढाका के जो नवाब थे इनका नाम था सलीमुल्लाह। क्या नाम था? सलीमुल्लाह। ठीक है, सलीमुल्लाह नाम था, ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके गठन में? मुस्लिम लीग के गठन में। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग के उद्देश्य की, तो मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में वफादारी की भावना पैदा करना था। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या उद्देश्य था? कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जो मुसलमान थे, मुसलमानों में क्या भावना पैदा करना था? वफादारी की भावना पैदा करना था। और इस बात को बढ़ावा देना था कि जो मुसलमान की राजनीतिक अधिकार हैं और जो अन्य हित हैं उनकी क्या हो? रक्षा हो। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का क्या था? ये उद्देश्य था। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कथन की, तो नेक्स्ट जो कथन है आपका, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। तो नेक्स्ट कथन है आपका, अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बांग्लादेश का राष्ट्रगान था। तो बिल्कुल ये भी कथन बिल्कुल सही है कि जो अमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे किसने लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कथन 1 और 2 हैं ये दोनों सही हैं। चलिए अब मैं इसकी बात कर लेती हूँ थोड़ा सा अमार सोनार बांग्ला के बारे में, कि जो इसकी रचना हुई थी, किसकी? अमार सोनार बांग्ला की। तो जो इसकी रचना हुई थी वो बंग भंग के समय, बंग भंग के समय मतलब 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में की गई थी, जब क्या होता था? मजहब के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को क्या कर दिया था? 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, तो ये जो गीत लिखा गया था ये बंगाल के एकीकरण के लिए जो माहौल बनाना था, ठीक है, जो बंगाल में एकीकरण का माहौल बनाना था उसके लिए लिखा गया था। एकीकरण, ठीक है, एकीकरण, बंगाल में एकीकरण का माहौल बनाने के लिए गीत को लिखा गया था। किसके द्वारा? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ये इसका आंसर क्या है? आपका सी है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 13। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं क्या क्या है। अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे। यह है आपका पहला कथन। दूसरा कथन है, इसमें सूरत विभाजन, क्या? सूरत विभाजन 1907 में हुए अलगाव के पश्चात गरम दल तथा नरम दल दोनों के पुनः मिलाप के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आपके 2 कथन। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, केवल दोनों 1 और 2,
ना तो एक और ना ही दो। आपके पास 10 सेकेंड है, आप इसका जवाब सोच सकते हैं। चलिए, तो मैं इसका जवाब बता देती हूँ। इसका जो जवाब है वो है दोनों, एक और दो, मतलब ऑप्शन सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हम कथन एक की बात करें तो जो अंबिका चरण मजूमदार थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र 1916 के अध्यक्ष थे, ठीक है, 1916 के अध्यक्ष थे। तो मतलब कथन जो प्रथम है, मतलब कथन जो पहला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इस अधिवेशन में क्या था, इस अधिवेशन में गरम दल, ठीक है, गरम दल और नरम दल, जिनके आपस में क्या थे, मतभेद होते थे, ठीक है। आपको पता होगा कि जो गरम दल और नरम दल थे वे अलग अलग हो गए थे, और क्या था कि उन लोगों के क्या आपसी मतभेद थे, ठीक है। उनके कारण क्या, जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, कौन सा, सूरत अधिवेशन 1907, सूरत अधिवेशन 1907 में दो भागों में विभाजन हो गया था। किसका, गरम दल और नरम दल का, ठीक है। उन्हें फिर एक साथ लाया गया था। क्या किया था, उन्हें फिर से एक साथ लाया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उन्हें फिर से एक साथ लाया गया था। अब लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अब लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, स्वराज्य प्राप्ति के लिए, किसके लिए, स्वराज्य प्राप्ति का भी क्या प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। किसका प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसकी भी मांग को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो ये चीज भी याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग उठ रही थी उसको भी क्या कर लिया था, इस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या, जो दूसरा कथन है वो भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, सी, दोनों, एक और दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा लागू किए गए थे, ठीक है, 1909 द्वारा लागू किए गए थे। ऑप्शन है आपके पास कथन जो आपके पास पहला है वो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। दूसरा है कम से कम एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था। ये है आपके दो कथन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन में है केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। आपके पास 10 सेकेंड है, आप इसका जवाब सोच सकते हैं। तो जो इसका जवाब है वो है दोनों, एक और दो, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक एक करके इसका जो स्पष्टीकरण है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें पहले कथन की, पहला कथन आपका क्या है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। चलिए देखते हैं, भारतीय परिषद जो अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, उसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो भी सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है उसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इस अधिनियम की, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था,
पहली बार केंद्र परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ये सवाल पूछा भी जाता है कि 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें क्या था, उसके अंतर्गत क्या था, पहली बार केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए, किसके लिए, केंद्र परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन या कहो पृथक निर्वाचन मंडल क्या बनाए गए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक निर्वाचक मंडल क्या बनाए गए थे, इसलिए प्रथम जो है आपका वो क्या है, बिल्कुल सही है प्रथम कथन। चलिए दूसरे कथन की हम बात कर लेते हैं। दूसरा कथन है कि कम से कम एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था। चलिए देखते हैं इसका। देखिए अब जो ये अधिनियम था इसके अनुसार क्या हुआ था, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, क्या केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई थी। और तथा कम से कम, मतलब कम से कम एक जो भारतीय था उसको वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था। ठीक है, ये किया जाना था। ठीक है, इस अधिनियम में। अब अगर हम बात करें किसकी, तो सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, कौन, सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा 1909 में, कब, 1909 में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्येंद्र सिन्हा 1909 में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, इसलिए जो कथन 2 है वो भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। तो इसका जो जवाब मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या है, दोनों 1 और 2, मतलब सी ऑप्शन इसका जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 15। देखते हैं क्या है। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, इसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की सिफारिश की थी। दूसरा कथन है आपका, भारत में सभी राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, तीसरा कथन जो है आपका वो है, महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और 2, यहाँ पे आएगा आपका 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। ठीक है, ये हैं आपके ऑप्शन। चलिए एक एक कथन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या क्या है इसका। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोल देती हूँ कि आपके पास 10 सेकेंड है, आपको इसका जवाब बताना है, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो जो इसका जवाब है वो है ए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मतलब केवल एक ही इसमें सही है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कथन 1 की, तो चलिए कथन 1 क्या था, देखिए नवंबर 1927 में, कब, नवंबर 1927 में जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, कौन, स्टैनली। देखिए ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, स्टैनली बाल्डविन, क्या नाम था उनका, स्टैनली बाल्डविन। ठीक है, बाल्डविन ने साइमन कमीशन को गठित किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइमन कमीशन को किसने गठित किया था, साइमन कमीशन को गठित किया था ब्रिटेन के जो कंजर्वेटिव सरकार के प्रधानमंत्री थे स्टैनली बाल्डविन। ठीक है, इन्होंने साइमन कमीशन को गठित किया था। और जो सर जॉन साइमन था, कौन, सर जॉन साइमन था, उनकी अध्यक्षता में ये जो कमीशन था, कौन सा कमीशन, साइमन कमीशन, इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जो सभी कौन थे, ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, जो 7 के 7 सदस्य थे वो कौन थे, ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। तो इस कमीशन को भारत सरकार अधिनियम, ठीक है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या अंतर्गत स्थापित भारतीय संविधान के जो कामकाज थे उस पर क्या देना था, रिपोर्ट देने का कार्य दिया गया था या इसको सौंपा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ जो प्रथम जो आपका कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, तो चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मद्रास की जस्टिस पार्टी, कौन सी, मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी और पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, कौन, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग की शफी गुट को छोड़कर, देखिए मुस्लिम लीग पूरी नहीं होगी, एक उसका शफी गुट था, उसको छोड़कर भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों ने कमीशन का बहिष्कार किया था। ठीक है, अधिकांश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सभी राजनीतिक दलों ने, तो सभी राजनीतिक दलों ने नहीं किया था बहिष्कार, अधिकांश राजनीतिक दलों ने किया था, जैसे कि यहाँ पे शफी जो गुट है उसको छोड़कर। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रश्न है, ये वाला कथन जो है वो क्या है, गलत है। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाती है। ठीक है, यहाँ पे सभी है लिख दिया, तो ये क्या कथन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर कभी कभी हम लोग इतने जल्दबाजी में होते हैं कि देख ही नहीं पाते कि क्या दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कभी कभी सही कर देते हैं। परंतु ये कथन यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे सभी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो कथन है वो क्यों गलत है, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में केसर हिंद की उपाधि नहीं त्यागी थी, उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में त्यागी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया ना कि साइमन कमीशन के विरोध में त्यागी थी, जबकि उन्होंने जो त्यागी थी महात्मा गांधी ने, वो त्यागी थी जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था उसके विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी। इसलिए क्या है, जो आपका थर्ड वाला जो है आपका कथन वो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो मतलब सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, केवल फर्स्ट सही है। अगर हम बात करें एक और चीज़ की कि प्रश्न जो आपका कथन फर्स्ट है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसने प्रांतों में क्या था, 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत जो लागू की गई थी द्वैध शासन प्रणाली, उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। समाप्त कर जो उत्तरदायी शासन था उसकी स्थापना करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। इसलिए क्या है, जो आपका केवल जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।